बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रूव दी वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स विद इन्फेरेंसेस रूल। तो लास्ट सेशन के अंदर जो हमने ये इन्फेरेंसेस रूल पढ़ी थे, जो टेबल की फॉर्म में यहाँ पर अवेलेबल भी है आपके पास, इन इन्फेरेंसेस रूल को यूज़ करते हुए हम अपने आर्गुमेंट्स की वैलिडिटी को प्रूव करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रूव दैट द आर्गुमेंट्स पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू, आर इम्प्लाइज क्यू एंड आर, और यहाँ देयर फॉर निगेशन पी, बेसिकली ये आपका कंक्लूजन है, इज़ वैलिड विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो आपने ये बताना है कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं, ये जो निगेशन पी जो बेसिकली कंक्लूजन निकला है, ये कंक्लूजन आपका एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो आपने इसको प्रूव करना है विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो अपनी वीडियो को फॉर्मल स्टार्ट करने से पहले, इन केस अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को देख लें, क्योंकि वहाँ पर इन तमाम के तमाम जो इन्फेरेंसेस के रूल हैं उसको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स। देन आप मेरी इस वीडियो की तरफ मूव करें ताकि और जो आज की सेशन के अंदर हम एग्जांपल्स को कवर करने वाले हैं वो तमाम एग्जांपल्स आप अच्छे तरीके से समझ सकें। तो चले अपनी एग्जांपल को इसके सोल्यूशन को फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। तो इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारे पास एक टेबल जो हमने लास्ट सेशन के अंदर इन्फेरेंसेस रूल में हमने डिस्कस किया था। ये हमारे पास है टेबल, और इस टेबल को यूज़ करते वक्त हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारा आर्गुमेंट है, यानी जो हमारा कंक्लूजन है, वो कंक्लूजन जो है वो वैलिड है। अब इसको किस तरीके से टेस्ट करेंगे, तो चले स्टार्ट करते हैं इसको। मैं काफ़ी सारी एग्जांपल्स यहाँ पर कवर करने वाला हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर सकें। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमारे पास होता है टेस्ट, और हम इसमें देते हैं रीजंस। ठीक है जी। तो बताना होगा कि टेस्ट कौन सा अप्लाई कर रहे हैं और रीज़न क्या है हमारे पास। चले जी, शुरू करते हैं हम इसको। तो सबसे पहला जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको हम नोट करते हैं। ये है पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। तो आपने सबसे पहले लिखना है पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू। अब पी इम्प्लाइज नेगेशन क्यू है कि आपके पास, ये आपके पास गिवन है, और इन शॉर्ट ये आपके पास है हाइपोथेसिस, और ये है आपके पास गिवन भी है। ठीक है जी। तो अब आप पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू के लिए एज सच यहाँ पर कोई भी रूल अवेलेबल नहीं है आपके पास। ठीक है जी। तो कोई रूल अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है आप जो है यहाँ पर अब फ़ौरन अपना एक सेकंड हाइपोथेसिस लिख लें। यह है आर इम्प्लाइज क्यू। ये है आपके पास आर इम्प्लाइज क्यू, ये आपने सेकंड हाइपोथेसिस लिखा। अब आपने देखना है कि अगेन मैं यहाँ पर ये इसको मैं फ़ौरन यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये भी क्या है मेरे पास, ये भी मेरे पास जो है वो एक हाइपोथेसिस है। ठीक है जी, ये भी गिवन है आपके पास। अब आपने देखना है कि इन दोनों के थ्रू आप इसका कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपने यहाँ पर देखना है। तो क्या हम इसको कुछ कंक्लूड कर सकते हैं? देखिए ये लिखा हुआ है पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, और अगर यहाँ पर निगेशन क्यू हो आपके पास तो ये कंबाइन हो जाएगा, और ये कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, आपके पास बन जाएगा हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म, जो आपको ये कहता है कि P इम्प्लाइज़ Q हो आपके पास और Q इम्प्लाइज़ R हो, तो उसका जो रिज़ल्ट होता है वो P इम्प्लाइज़ R बन जाता है। तो ऑफ कोर्स कि मुझे क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट नंबर 2 की जो हाइपोथेसिस नंबर 2 है, इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो जब मैं इसकी कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ये बन जाएगा निगेशन Q एंड R, और सॉरी निगेशन Q एंड निगेशन R, और ये कौन सी स्टेटमेंट है, इसको हम कहते हैं कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आपने लिखी है किसके लिए, 2 के लिए आपने लिखी है। ठीक है जी। तो जब कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट आपने लिखी है तो यहाँ पर आप रूल ऑफ इन्फेरेंसेस के अंदर चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म आप यूज़ कर सकते हैं, जिस विच इज़ पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज आर। कंक्लूजन इसका क्या निकलता है, पी इम्प्लाइज आर। तो अगर आप इन टू फर्स्ट जो है आपके पास वन हाइपोथेसिस नंबर 1 और नंबर 3, इनको अगर आप कंबाइन करें तो P इम्प्लाइज निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन R। यहाँ पर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज़ किया जा सकता है, और ये बन जाएगा P इम्प्लाइज निगेशन R। तो जो इसका कंक्लूजन आपके पास निकलेगा वो बन जाएगा आपके पास P इम्प्लाइज निगेशन R। राइट, दोबारा लिखता हूँ, P इम्प्लाइज निगेशन R। और आप मुझे बताएं कि है क्या। तो ऑफ कोर्स इसको हमने कहा था हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म।
और ये आपने अप्लाई किया है किसके ऊपर, 3 के ऊपर, और आपने इसको 1 के ऊपर अप्लाई किया, ठीक है जी। 3 और 1 के ऊपर, यानी 1 और 3 और 1 के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया। नेक्स्ट आप चले अपने हाइपोथेसिस की तरफ। जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है आपके पास, वो है आपके पास जी, ये तो आपका रिज़ल्ट बन गया कंट्रा पॉजिटिव। अच्छा जी, अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगेन जो आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट हाइपोथेसिस है, यानी जो आपके पास नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है आर, ठीक है जी। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर आर को प्लेस करते हैं, तो यहाँ पर चूँकि निगेशन आर है, तो इसे अगर ये निगेशन आर किसी तरीके से रिमूव हो जाए तो आपका काम और आसान हो सकता है। तो हम इसको जो है वो कंट्रा पॉजिटिव कर रहे हैं, अगेन कंट्रा पॉजिटिव हम कर रहे हैं किसको, 4 को। तो कंट्रा पॉजिटिव करने से होगा ये कि यहाँ पर बन जाएगा डबल निगेशन आर हो जाएगा, तो डबल निगेशन आर के इक्वल होता है, एम्प्लाइज यहाँ पर आ जाएगा आपके पास निगेशन पी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है हम उसको लिखते हैं यहाँ पर। जो नेक्स्ट हाइपोथेसिस है वो है बेसिकली आर। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें और आर इम्प्लाइज निगेशन पी एंड आर, तो यहाँ पर एक रूल यूज़ हो सकता है। अगर आप इसमें नोट करें तो कौन सा रूल यूज़ हो सकता है, मॉडस पोनेन। ये है P इम्प्लाइज Q एंड P, तो फाइनल रिजल्ट Q के इक्वल आता है। तो आप यहाँ पर एक रूल यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कहते हैं मॉडस पोनेन। तो मॉडस पोनेन जब आप इधर अप्लाई करेंगे 7 के ऊपर, अच्छा जी, ये है आपका फाइनली, ये भी आपका हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस, और यकीनन ये भी आपके पास गिवन है। और जब आप इस पर मॉडस पोनेन रूल अप्लाई करेंगे तो निगेशन P जो है वो इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये बन जाएगा मॉडस पोनेन। ये किस पर आपने अप्लाई किया है, ऑफ कोर्स कि आपने अप्लाई किया है 5 एंड 6 के ऊपर आपने अप्लाई किया है। तो यहाँ पर आपको पता लग गया, क्या पता लगा, क्या प्रूव किया आपने, हैंस प्रूव निगेशन P जो है इज़ अ वैलिड आर्गूमेंट। निगेशन P आपके पास क्या बन गया, वैलिड आर्गूमेंट बन गया, ठीक है जी। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी। तो हम टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते और अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि मैं बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको करवाने वाला हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं। प्रूव दैट दी आर्गूमेंट, सपोज कीजिए यहाँ पर आर्गूमेंट है P इम्प्लाइज Q, इसके आर्गूमेंट्स हैं फॉर एग्जांपल P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R। इसी तरीके से यहाँ पर है R इम्प्लाइज S, और इसी तरीके से ये है निगेशन S, और है P और T, और इन सब की जो कंक्लूजन है आपके पास है वो है T। और आपने प्रूफ करना है कि ये जो कंक्लूड हमने किया है T, ये एक वैलिड आर्गूमेंट है, ठीक है जी। तो बिल्कुल इसी तरीके से टेबल मेरे पास ऊपर मौजूद है, टेबल भी आप अपने पास बना लीजिएगा। रूल ऑफ इन्फेरेंसेस की जो टेबल है उसको वापस अपने पास रीराइट कर लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो सके। तो चलें अब अपनी प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 हम अपना पहला हाइपोथेसिस लिखते हैं, जो आपके पास P इम्प्लाइज Q। अगेन ये आपके पास हाइपोथेसिस है और ऑफ कोर्स ये गिवन भी है आपके पास। नंबर 2, तो P इम्प्लाइज Q के लिए तो ऐसा हमारे पास कोई रूल नहीं है, तो फ़ौरन ही अपने सेकेंड हाइपोथेसिस को हमने यहाँ पर लिखा, विच इज़ Q इम्प्लाइज R। अब अगर आप नोट करें तो ये जो अभी हमने जो सेकेंड हाइपोथेसिस यहाँ पर लिखा है, तो ये बन जाएगा आपके पास, ये भी हाइपोथेसिस। तो अगर आप नोट करें तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज R, तो Q और Q सेम है, तो P इम्प्लाइज R बन जाएगा ये अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये बन जाएगा आपके पास P इम्प्लाइज R, और इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर टेबल में आप देखिएगा, इसे हम कहते हैं हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। जी ठीक है जी। और ये आपने किस पर अप्लाई किया है, 1 एंड 2 पर आपने इसको अप्लाई किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट है वो है आपके पास, इसमें जो यूज़ कर चुके हों तो आपको पता लग जाता है। फॉर एग्जांपल आप इसे यूज़ कर चुके हैं, आप इसे यूज़ कर चुके हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आर्गूमेंट है R इम्प्लाइज S, तो ये बन जाएगा R इम्प्लाइज S, और R इम्प्लाइज S में अगेन R और R सेम है, तो ये बन जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आएगा P इम्प्लाइज S। अगेन ये जो है वो आपके पास हाइपोथेसिस है, और ये आपने क्या यूज़ किया है, अगेन इसके अंदर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म यूज़ किया है।
और ये किन पर आपने अप्लाई किया है, ये आपने अप्लाई किया है 3 and 4 के ऊपर आपने उसको अप्लाई किया है। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि आपको सारे पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास स्टेप के अंदर आप अपना जो है वो नेक्स्ट आर्गूमेंट लिख सकते हैं, और नेक्स्ट आर्गूमेंट है आपके पास नेगेशन एस। तो नेगेशन एस अगर हमें मिल जाए तो हम यहाँ पर मॉडस पोनेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो नेगेशन एस लाने के लिए बहुत आसान तरीका है, आप उसको नेगेशन एस इम्प्लाइज नेगेशन पी कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो है स्टेटमेंट है ये कहलाती है कंट्रा पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर कंट्रा पॉजिटिव किया है 5 को। तो यहाँ पर कंट्रा पॉजिटिव करने से अब जब आप यहाँ पर नेगेशन एस लिखते हैं, और नेगेशन एस जो बेसिकली आपके पास हाइपोथेसिस है, जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो इस पर एक रूल अप्लाई हो सकता है। इस रूल को हम कहते हैं मॉडस पोनेंट रूल। तो जब हम इस पर मॉडस पोनेंट अप्लाई करते हैं तो 8 हमारे पास जो रिजल्ट बनकर आता है वो बनता है नेगेशन पी, और इस रूल को हम कहते हैं मॉडस पोनेंट। और ये जो मॉडस पोनेंट रूल है ये किस पर अप्लाई हुआ, ये 6 and 7 पर आपने इसको अप्लाई कर दिया है। ठीक है जी, आपका जो रिज़ल्ट है वो टी के इक्वल है। अभी भी आपके पास एक हाइपोथेसिस बाकी है। तो नेक्स्ट जो नेक्स्ट है वो हाइपोथेसिस आप लिख लीजिए 9, ये बन जाएगा पी और टी, और ये आपके पास बेसिकली आपका हाइपोथेसिस है। ठीक है जी, तो ये आप हाइपोथेसिस आपके पास गिवन है। अब आपने इसको इसके साथ कंबाइन करना है, तो अब आपने मुझे कौन सा रूल यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है ये आपने मुझे बताना है। तो या इसके ऊपर क्या अप्लाई हो सकता है, ज़रा हम ध्यान करते हैं और गौर करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक रूल है जिसे हम कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, जिसमें कहते हैं कि P और Q हो और फर्स्ट वैल्यू जो P है इसके निगेशन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो Q जो है इसका रिजल्ट आ जाता है। तो अगर मैं कंबाइन करूँ डिसजंक्टिव सिलोगिज्म को, तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर निगेशन P है और यहाँ पर PVT है। तो इसका मतलब ये है कि आंसर इसका क्या बन जाएगा, आंसर इसका बन जाएगा T। यानी आपने क्या किया इसके ऊपर, आपने इसके ऊपर अप्लाई किया है डिसजंक्टिव सिलोगिज्म, और आपने किन दो वैल्यूज़ के अप्लाई किया है, ऑफ कोर्स आपने इसके ऊपर 8 और 9 के ऊपर आपने इसको अप्लाई किया है। तो फाइनली आपका जो रिज़ल्ट है वो हमने प्रूव कर लिया। हमने क्या प्रूव किया, हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया आपने, T इज़ अ कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट इज़ वैलिड। आपका जो आर्गूमेंट है वो वैलिड हो गया आपके पास। ठीक है जी, तो इस तरीके से रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को लगाकर जो है आप प्रूव कर सकते हैं जी। चलिए नेक्स्ट अपने एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जो एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास, उस एग्जांपल नंबर 3 में आर्गूमेंट्स हैं आपके पास P, Q, और जो इसका कंक्लूजन है वो कंक्लूजन है P और R इंटरसेक्शन Q, और विदाउट ट्रुथ टेबल जो है अगेन आपने इसको जो है वो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई का मतलब ये कि आपने इसको प्रूफ करना है। हाँ जनाब, तो कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से सबसे पहला काम तो ये करें कि आप अपने फर्स्ट आर्गूमेंट को हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिख लें। तो फर्स्ट हाइपोथेसिस आपने यहाँ पर लिखा है और ये है आपका हाइपोथेसिस। ठीक है जी, सेकंड यकीनन पी के लिए क्या काम हो सकता है, तो अगर आप यहाँ पर नोट करें कि अगर आपके पास कोई सिंगल वैल्यू अवेलेबल है, हम वापस अपने टेबल की तरफ चलते हैं। तो टेबल में आपको ये बताया गया है कि अगर आपके पास जो पहला रूल है, अगर आपके पास सिंगल वैल्यू P अवेलेबल है तो आप एक जो है वो उसको उसमें एडिशन का रूल अप्लाई कर सकते हैं, जो देयरफॉर के साथ, यानी जो इसका कंक्लूजन है वो होता है P और Q। ठीक है जी, तो P और Q, यानी P और Q जो है वो, Q तो यहाँ पर हम ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है और P और R हमें रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, P और R, यानी जब आप प्रूफ करने लगे तो कंक्लूजन को भी आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, एक रूल अप्लाई किया है इन्फेरेंसेस का जिसे आप कहते हैं एडिशन, और ये आपने इसको 1 के ऊपर अप्लाई किया है। एंड देन फिर उसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है Q, और जब आप इसको कंबाइन करेंगे ये है आपके पास अगेन गिवन, यानी हाइपोथेसिस।
ठीक है जी, ये आपके पास गिवन है। और जब आप इस रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आप मुझे बताएं कि क्या रिज़ल्ट बनकर आएगा और इस पर इन्फेरेंसेस का कौन सा रूल अप्लाई होगा। तो वीडियो को पॉज कर आप यहाँ पर सोचें और फिर मुझे इसका रिज़ल्ट बताएं। तो अगर आप नोट करें तो यहाँ पर ये दो रिज़ल्ट है P और R एंड Q। तो वापस चलते हैं अपने टेबल की तरफ और देखते हैं कि इसके लिए कोई रूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो आप अगर यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर एक रूल लग सकता है और वो रूल है बेसिकली, अगर आपके पास P और Q अवेलेबल है तो उसको एंड ऑपरेटर से इसका कनेक्ट किया जा सकता है। इसको हम कहते हैं कंजंक्शन। तो यहाँ पर आप कंजंक्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात यह है कि प्रूव करते वक्त आप चीज़ों को ज़रूर जहन में रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास ये दो वैल्यूज़ हैं और दोनों ही डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो इन पर कंजंक्शन अप्लाई किया जा सकता है। तो कंजंक्शन आपके पास होता है PVR, यानी P और R एंड Q। यहाँ पर आपने जो रूल अप्लाई किया उसे कहते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन आपने अप्लाई किया है और ये अप्लाई किया आपने 2 एंड 3 पर। ठीक है जी, इसको आप फर्दर अगर आप देखें तो क्या देखने की, बल्कि देखने की हमें ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि यही हमें रिज़ल्ट जो है वो प्रूफ करना था। यही रिज़ल्ट आपने यहाँ पर प्रूफ करना था। तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर लिया, हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूफ किया आपने कि P और R एंड Q इज़ अ वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमने ये रिज़ल्ट प्रूव कर लिया। चलिए जी, अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हो गई आपके पास एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 के अंदर आपके पास जो है वो हाइपोथेसिस मौजूद हैं, P इम्प्लाइज Q। सेकंड है आपके पास P एंड Q और इसका जो कंक्लूजन है आपके पास वो कंक्लूजन है Q। आपने विदाउट ट्रूथ टेबल ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये जो आर्गुमेंट्स हैं आपके पास वो वैलिड हैं। तो क्या करना होगा इसके लिए, अगेन आपने P इम्प्लाइज Q जो है वो आपने सपोज कर लिया। ये आपके पास है फर्स्ट हाइपोथेसिस। ठीक है जी, P इम्प्लाइज Q के साथ तो यकीनन रूल ऑफ इन्फेरेंसेस में कुछ भी मौजूद नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। इसी तरीके से नेक्स्ट हाइपोथेसिस को यहाँ पर आप लिख लें, विच इज़ P एंड Q। ये आपने नेक्स्ट हाइपोथेसिस को भी यहाँ पर लिख लिया। अब आपने मुझे बताना है कि P इम्प्लाइज Q और P एंड Q के अंदर क्या कर सकते हैं। तो अगर आप नोट करें तो P एंड Q को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक रूल है जिसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो सिंप्लीफिकेशन में इसका रिजल्ट या तो P आ सकता है या Q आ सकता है, आपकी अपनी चॉइस है इसको क्या लिखने वाले हैं। तो सपोज़ अगर मैं इसको P लिखता हूँ तो ये एक रूल है ऊपर, इसे कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, और ये सिंप्लीफिकेशन आपने 2 पर अप्लाई किया है। अब अगर आप इस सिंप्लीफिकेशन और 1 इनको कंबाइन करें तो उस पर कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। ऑफ कोर्स इसके ऊपर मॉडस पोनेंट अप्लाई हो सकता है। तो जब आप इस पर मॉडस पोनेंट अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका Q। और ये कौन सा रूल है, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि आपने इसके ऊपर मॉडस पोनेंट अप्लाई किया है, किसके ऊपर, 1 एंड 3 के ऊपर। तो यहाँ पर ये बात आपने प्रूव कर ली कि Q जो है वो आपके पास यानी ये एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने इसको प्रूव कर लिया, दिस इज हेंस प्रूव्ड। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास एग्जांपल नंबर 5। और एग्जांपल नंबर 5 के अंदर कहते हैं प्रूव दी आर्गुमेंट्स। और अब थोड़ा सा देखिएगा कि आर्गुमेंट्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड में लिख रहा हूँ, P इम्प्लाइज Q। लेकिन अगर आपके एक दफ़ा कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो कोई भी आपके पास आर्गुमेंट्स आ जाएं या कोई भी स्टेटमेंट आ जाए और कुछ भी प्रूव करना हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। दिस इज़ P और R एंड Q और R, और इसका जो कंक्लूजन आपने लिखना है वो कंक्लूजन है Q और S। ये बेसिकली इसका कंक्लूजन है। तो अगर आप यहाँ पर स्टेटमेंट्स को देखें तो स्टेटमेंट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड किस्म की लग रही हैं, तो अब हम इसको ट्राई करते हैं। तो अच्छा जी, इसको ट्राई करने से पहले मैं एक रूल आपको और लिखवा दूँ जिसकी हमें अक्सर ज़रूरत पड़ती है। वो रूल ये होता है, इसे कहते हैं, एक और रूल मैं आपके लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, आप चाहें तो रूल ऑफ इन्फेरेंसेस के अंदर उसको ऐड भी कर लीजिएगा। इस रूल को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव डिलेमा।
ठीक है जी। कंस्ट्रक्टिव डिलेमा क्या होता है, ये आपसे कहते हैं कि अगर आपके पास है P इम्प्लाइज Q और ये कनेक्टेड है एंड ऑपरेटर के साथ, और एक और इम्प्लिकेशन ऑपरेटर है R इम्प्लाइज S, तो और इसके साथ यानी ये कंप्लीट ऑपरेटर है और इसके साथ जो है वो P और R, यानी अगर आप नोट करें कि P और R यानी P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S और P और R यानी सेकंड है, तो इसका कंक्लूजन जो है वो हमेशा क्या निकलता है, Q और S इसका कंक्लूजन निकलता है। ठीक है जी। तो हम चाहें चूँकि तो हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये एक डिलेमा एक रिज़ल्ट है जिसको यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है जी। तो यहाँ पर इसकी हो सकता है हमें नीड हो, तो इसलिए मैंने ये रूल पहले बता दिया आपको। तो आप इसे एक स्पेशल रूल भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना फर्स्ट हाइपोथेसिस लिखा विच इज़ P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S। ठीक है जी। और ये है आपके पास हाइपोथेसिस, राइट, ये गिवन है आपके पास। तो इसका आप कुछ काम कर सकते हैं, अगेन यकीनन इम्प्लिकेशन से कोई वक्त काम नहीं हो सकता, तो इसलिए आपने नेक्स्ट हाइपोथेसिस लिखा P और R एंड Q और R, ये आपके पास सेकंड हाइपोथेसिस आपने लिखा। ठीक है जी। अब आप बताएं कि इसके ऊपर कोई काम किया जा सकता है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए पहला काम तो ये करते हैं कि इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आप पहला काम तो ये करें कि इसको सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा P V एंड R। तो सिंप्लीफिकेशन में देख लिया करें कि ये भी आंसर आ सकता है और ये भी आंसर आ सकता है, तो कौन सा आंसर आपको रिक्वायर्ड है ताकि ऊपर वाले रिजल्ट के साथ उसको यूज़ किया जा सके। तो आपने इसको कर लिया सिंप्लीफाई। तो इस रूल को कहते हैं सिंप्लीफिकेशन। और ये सिंप्लीफिकेशन आपने 2 पर अप्लाई की। अब आप नोट करें कि ये जो रिज़ल्ट है और ये जो रिज़ल्ट है यानी P इम्प्लाइज Q एंड R इम्प्लाइज S और P और R ये कनेक्टेड है बेसिकली। तो अगर आपके पास ये हाइपोथेसिस मौजूद हो और ये हाइपोथेसिस मौजूद हो तो उसका कंक्लूजन जो होता है आपके पास, वो कंक्लूजन होता है Q और S, और इसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। तो ये जो इसका रिज़ल्ट है वो होगा Q और S, और यहाँ पर आपको एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। स्पेशल एक रिज़ल्ट है, ये कहलाता है कंस्ट्रक्टिव डिलेमा। ठीक है। और ये कंस्ट्रक्टिव डिलेमा आपने किस पर अप्लाई किया है, ऑफ कोर्स आपने 1 और 3 के ऊपर इसको अप्लाई किया है। तो Q और S ये प्रूव करना था, तो यहाँ पर ये बात हमने प्रूव कर ली है। दिस इज हेंस प्रूव। ठीक है जी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा एग्जाम्पल करेंगे हमारे लिए काम उतना कॉन्सेप्ट उतने अच्छे हो जाएंगे हमारे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास जिसके अंदर आपके पास जो हाइपोथेसिस गिवन है वो है P एंड Q और R इम्प्लाइज S। ये आपके पास हो गई फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड है T इम्प्लाइज R, ये हो गई सेकंड स्टेटमेंट। फिर है निगेशन P एंड Q, ये हो गई थर्ड स्टेटमेंट। और जो आपका कंक्लूजन बनाना है वो है T इम्प्लाइज S। तो हम प्रूव करते हैं कि ये जो आपके पास सीरीज़ ऑफ आर्गूमेंट्स हैं ये वैलिड हैं या इनवैलिड। ठीक है जी। तो पहला काम ये करते हैं कि आप पहली प्रोपोजिशन को लिख लीजिए, पहले हाइपोथेसिस को लिख लीजिए P एंड Q और R इम्प्लाइज S। तो ये है आपके पास गिवन, यानी ये है आपके पास हाइपोथेसिस। तो आप यहाँ पर नोट करें कि क्या कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली कुछ हो सकता है तो ठीक है, अब नहीं हो सकता तो इनमें से किसी और को यूज़ कर लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर नोट करें तो P एंड Q भी यहाँ अवेलेबल है निगेशन के साथ, तो ऑफ कोर्स इसके साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। तो हमने इसको कर लिया निगेशन P एंड Q, इसको भी आपने अपने साथ लिख लिया, ये भी आपका है हाइपोथेसिस। अब आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर कौन सा रूल अप्लाई कर सकते हैं, इस पर कौन सा रूल अप्लाई हो सकता है। तो अगर आप नोट करें यहाँ पर ये और के साथ कनेक्ट है और ये P एंड Q एंड R और ये निगेशन इस वैल्यू का निगेशन है, तो इसके ऊपर जो है ये डिसजंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई की गई है। तो इसके ऊपर जो रूल अप्लाई हो सकता है उसे हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। ठीक है जी। तो इस पर डिसजंक्टिव सिलोगिज्म अप्लाई हो सकता है किसके ऊपर, 1 एंड 2 पर आपने डिसजंक्टिव सिलोगिज्म।
डिसजंक्टिव सिलोजिज्म ये होता है कि फॉर एग्जांपल P और Q लिखा हो और निगेशन P हो आपके पास, तो जो Q है वो आपका कंक्लूजन बनता है। ऊपर टेबल मौजूद है, उस टेबल के अंदर आप देख लीजिएगा। तो Q की जगह पर आपके पास है R इम्प्लाइज S, तो बेसिकली ये आपका रिजल्ट होगा। फिर आप अपने नेक्स्ट हाइपोथेसिस को लिख लीजिए विच इज़ T इम्प्लाइज R, तो ये है आपके पास नेक्स्ट हाइपोथेसिस। ठीक है जी। और अगर आप यहाँ पर नोट करें और R सेम है, तो S इम्प्लाइज T जो है वो बेसिकली इसका रिजल्ट बन जाएगा। या बल्कि यहाँ पर जी, तो यहाँ पर जो है वो R और R जो है वो आपके पास सेम है। तो R और R के सेम होने का मतलब ये है कि आप इसको लिखेंगे T इम्प्लाइज S। ये बेसिकली S इम्प्लाइज T नहीं होगा, बल्कि T इम्प्लाइज S होगा। ठीक है जी। यानी जो पहले, यानी टेक्निकली इसको ऊपर लिखना चाहिए और इसको बाद में लिखना चाहिए। तो जो वैल्यू जो फर्स्ट है आपके पास वो पहले आएगा और बाद वाली वैल्यू बाद में लिखी जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बनेगा T इम्प्लाइज S। और यहाँ पर आपने क्या किया है, यहाँ पर आपने अप्लाई किया है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म। और किन दो वैल्यूज़ के ऊपर आपने अप्लाई किया है, ये आपने अप्लाई किया है यहाँ पर, इसको जो है वो आपने अप्लाई किया है 4 और 3 पर। पहले यानी 4 है एंड देन 3 है आपके पास। तो आंसर जो है वो T इम्प्लाइज S आपके पास बनकर आ जाएगा। और अगर आप नोट करें तो T इम्प्लाइज S ही बेसिकली आपका कंक्लूजन है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी आपने ये रिज़ल्ट अपना प्रूव कर लिया। तो अगर आप नोट करें और आपके सारे कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हैं, तो आप नोट करेंगे कितनी आसानी से इन सारे रिजल्ट्स को आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 के अंदर आपके पास आर्गुमेंट्स हैं जो आपके पास हाइपोथेसिस गिवन है, वो है P इम्प्लाइज Q और R। और जो सेकंड है आपके पास है वो है S एंड T इम्प्लाइज Q। और फिर जो नेक्स्ट है आपके पास है वो Q और R इम्प्लाइज S एंड T। और जो इसका कंक्लूजन आपने लिखना है वो कंक्लूजन है आपके पास P इम्प्लाइज Q। और आपने प्रूफ करना है कि ये आपके पास जो है वो वैलिड आर्गुमेंट्स हैं। तो चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो जो आपके पास फर्स्ट हाइपोथेसिस है उसको आपने सबसे पहले लिखा P इम्प्लाइज Q और R। ठीक है जी। तो ये आपके पास है फर्स्ट हाइपोथेसिस और ये आपके पास गिवन है। तो ऑफ कोर्स के इम्प्लीकेशन के साथ तो कुछ नहीं होता, फिर आपने नेक्स्ट हाइपोथेसिस यहाँ पर लिखना होगा। अब आपकी अपनी चॉइस है कि किस हाइपोथेसिस को आप पहले लिख रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि यहाँ पर Q और R यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर Q और R है, अगर हम इसको यूज़ करें तो इन दोनों को आपस में हम कंबाइन कर कर कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर Q और R इम्प्लाइज S एंड T। तो आप यहाँ पर नोट करें तो ये दोनों सेम हो गए, तो P इम्प्लाइज दिस आपके पास हो जाएगा। अगेन ये तो आपके पास है हाइपोथेसिस। ठीक है जी। अब आप इसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप इसके ऊपर हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज S एंड T। तो इस पर आपने क्या अप्लाई किया है, हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई किया है। तो इस पर किस पर अप्लाई किया आपने, ये अप्लाई किया आपने 1 और 2 पर। ठीक है जी, 1 और 2 पर अप्लाई किया, तो ये रिजल्ट आपके पास बनकर आ गया। नेक्स्ट आप हाइपोथेसिस को यहाँ पर लिख लीजिए। जो नेक्स्ट है आपके पास वो है ऑफ कोर्स S एंड T और इम्प्लाइज Q। और ये है आपके पास हाइपोथेसिस। और इसको जब आप कंबाइन करेंगे तो ऑफ कोर्स की ये सेम है, तो P इम्प्लाइज Q जो है वो फाइनल रिजल्ट आपके पास बन जाएगा, P इम्प्लाइज Q। और इसके ऊपर भी आपने हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म अप्लाई किया है। और ये किन दो टर्म्स के ऊपर अप्लाई किया आपने, ये आपने अप्लाई किया है 3 और 4 पर। 3 और 4 पर आपने इसको अप्लाई किया है। ठीक है जी। तो P एन इम्प्लाइज Q
आपने ये प्रूफ करना था, तो यहाँ पर आपने ये जो रिज़ल्ट है वो प्रूव कर लिया, हेंस प्रूव्ड। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। इसी तरीके से एक और एग्जांपल को देख लेते हैं ताकि और हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे हो जाएं। एग्जांपल नंबर 8 देख लें। एग्जांपल नंबर 8 में आपके पास आर्गुमेंट है P और Q इम्प्लाइज P। सेकंड आपके पास है निगेशन P एंड R। थर्ड है और आपके पास निगेशन Q। आपने बताना है कि ये वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। तो इसके सोल्यूशन पर चलते हैं आपके पास। तो फर्स्ट आपके पास रिज़ल्ट है P और Q इम्प्लाइज P, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं? ये है आपके पास पहली बात ये कि आपको हाइपोथेसिस आपके पास गिवन है। तो अगर आप इसको किसी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं कर सकते हैं तो देखें उसके साथ क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, सपोज़ कीजिए कि मैं सेकंड हाइपोथेसिस को भी साथ ही लिख लेता हूँ यहाँ पर। यह है निगेशन P एंड R। ये भी आपके पास है सेकंड हाइपोथेसिस गिवन है आपके पास। ठीक है जी, अब आप मुझे बताएं यहाँ पर थोड़ा सा सोच कर कि क्या रिज़ल्ट होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ तो दो रिज़ल्ट आ सकते हैं। वो इसका जो रिज़ल्ट है वो बन सकता है आपके पास अच्छा, एक आप रिज़ल्ट लिखते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि किस तरह कंबाइन होगा, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप उसके लिए सेकंड हाइपोथेसिस लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप वापस से इसकी तरफ चले जाएं। तो ये जो आपके पास है, इस पर अगर मैं सिंप्लीफिकेशन रूल अप्लाई करूं तो ये बन जाएगा आपके पास क्या? अच्छा जी, ये बन जाएगा आपके पास निगेशन P। ठीक है जी, ये आपके पास आपने अप्लाई किया है। और ऐसा क्यों किया, थोड़ा सोचें। यहाँ पर आपने अप्लाई किया है, सिंप्लीफिकेशन अप्लाई किया है 2 के ऊपर। तो ऐसा करने का आपके पास फ़ायदा क्या है? ऐसा करने का फ़ायदा ये है आपके पास कि यहाँ पर अगर आप डिसजंक्शन सिलोगिज्म अप्लाई करें, अगर आप 1 के ऊपर डिसजंक्टिव सिलोगिज्म आप अप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपके पास P और Q इम्प्लाइज P के अंदर से आप इसको लिख सकते हैं Q इम्प्लाइज P। इसको आप कहते हैं डिसजंक्टिव सिलोगिज्म। और ये आपने अप्लाई किया है 1 एंड 3 के ऊपर। 1 और 3 पर जब अप्लाई करेंगे, ठीक है जी, ये 1 है और ये आपके पास 3 है। तो जब आपने इसको 1 और 3 पर अप्लाई किया तो आपके पास 1 और 3 पर जब आपने इसको अप्लाई किया तो ये P है, ये निगेशन P है, ये और है, तो Q इम्प्लाइज P जो है वो आपका रिज़ल्ट बन जाएगा। और इसी तरीके से 5 के लिए हम क्या कर रहे हैं, ज़रा चेक कीजिए कि आपके पास जो है वो 3 और 4 में क्या हो रहा है। 3 और 4 में ये निगेशन P है, तो निगेशन Q इसका रिज़ल्ट होना चाहिए, और इस रूल को हम कहते हैं मॉडस टॉलन। तो ये यहाँ पर आपने रूल अप्लाई किया और इस रूल को हम कहते हैं मॉडस टॉलन। और मॉडस टॉलन अप्लाई किया है किस पर? 3 एंड 4 के ऊपर आपने अप्लाई किया। तो यहाँ पर ये बात प्रूव हो गई कि निगेशन P जो है वो बेसिकली एक वैलिड आर्गूमेंट है। तो यहाँ पर आपने ये रिज़ल्ट प्रूव किया। तो उम्मीद है कि आपको मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने की हैं, तो इन सारी एग्जांपल से जो है वो आपको समझने में हेल्प मिली होगी। तो यहाँ पर मैंने 8 डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस किया आपके साथ। कुछ एग्जांपल्स मैं आपके लिए लिख रहा हूँ और वो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिसाल के तौर पर एग्जांपल नंबर 9 है। एग्जांपल नंबर 9 है कि कंक्लूड S बाय गिविंग द फॉलोइंग प्रेमिसेस। तो आपने प्रेमिसेस आपके पास गिवन हैं और वो प्रेमिसेस हैं P इम्प्लाइज निगेशन Q। सेकंड प्रेमिसेस है Q और R। थर्ड प्रेमिसेस है निगेशन S इम्प्लाइज P। और फोर्थ है आपके पास निगेशन R। और आपने कंक्लूड क्या करना है कि जो इसका रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट S के इक्वल है। तो इस एग्ज़ाम्पल को आपने ख़ुद ट्राई करना है। इसी तरीके से एक और एग्ज़ाम्पल नंबर 10, जिसके अंदर आपने Q कंक्लूड करना है और प्रेमिसेस आपके पास गिवन है R इम्प्लाइज S इम्प्लाइज Q। और फिर नेक्स्ट है आपके पास P और R, और फिर उसके बाद है S। तो S और फिर उसके बाद है निगेशन P, और यहाँ पर आपने कंक्लूड करना है Q। तो आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके पास क्या आना चाहिए? ये आपका रिज़ल्ट बनना चाहिए Q। तो आपने जो है वो इस प्रॉब्लम को भी
ख़ुद से आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि इसका क्या होगा इसका रिज़ल्ट। तो आपने यहाँ पर करना है ट्राई इट योरसेल्फ। तो उम्मीद है कि मेरे जो अब तक मैंने एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस की हैं वो एग्जांपल्स अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो गई हैं, लेकिन इन केस फिर भी कोई इश्यूज़ होते हैं तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी, ये हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर आपके सामने रखी हैं, कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं। अच्छा जी, वीडियो की लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है, लेकिन कुछ और एग्जांपल सेट की हमें ज़रूरत है, तो उन एग्जांपल्स को भी हम साथ साथ ही कवर करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर एक और क्वेश्चन मैं बात कर रहा हूँ, और वो ये कहते हैं कि जो आपने सारे रूल्स पढ़े हैं उन रूल्स के लिए आप ये बताएं कि वो रूल्स भी जो है वो वैलिड हैं या उनको ट्रुथ टेबल से आप प्रूव करें। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। शो दैट द रूल कौन सा रूल? पहला रूल है, इसका नाम है मॉडस पोनेन इज़ वैलिड। यानी यहाँ पर हम ये प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि मॉडस पोनेन वैलिड है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है जी। मॉडस पोनेन का रूल है क्या? जो है वो है मॉडस पोनेन फॉर्म है P इम्प्लाइज Q एंड P। तो कंक्लूजन आपके पास क्या है? कंक्लूजन है Q। तो ट्रुथ टेबल से आपने उसको चेक करना है। तो ज़रा जल्दी से हम इसका ट्रुथ टेबल फॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पर कोई मुश्किल नहीं है। ट्रुथ टेबल फॉर्म करने के लिए ये बन जाएगा P, यहाँ आ जाएगा Q, और यहाँ पर आपको चाहिए P इम्प्लाइज Q। तो चूँकि दो ही इनपुट है तो ये बन जाएगा T F एंड F। ये बन जाएगा आपके पास T F T एंड F, और P इम्प्लाइज Q में क्या रिजल्ट आएगा? T का रिजल्ट T आ जाएगा, T F का आंसर F आ जाएगा, F T का आंसर T आ जाएगा, और F F का आंसर जो है वो भी आपके पास T आ जाएगा। तो क्रिटिकल रॉ कौन सी है? तो यहाँ पर ट्रुथ है, यहाँ पर ये जो क्रिटिकल रॉ देखने के लिए जो भी आपके प्रेमिसेस हैं, ये दो प्रेमिसेस है ना जी, ये दो प्रेमिसेस हैं और ये है आपके पास ट्रू, ये दोनों प्रेमिसेस ट्रू हैं। तो अब आप यही चेक करें कि आपका जो कंक्लूजन है वो कंक्लूजन कैसा है। तो ये कंक्लूजन ये जो है आपके पास क्रिटिकल रॉ थी, तो कंक्लूजन जो है ये कंक्लूजन भी आपके पास ट्रू है। तो कंक्लूजन ट्रू होने का मतलब है कि ये आपके पास जो आर्गूमेंट है वो आपके पास क्या हो जाएगा? वैलिड हो जाएगा। तो ये आर्गूमेंट वैलिड हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरीके से यानी जो हमने इनिशियली जो रूल्स पढ़े हैं आपको जो रूल्स बताए गए हैं, आप उन सारे रूल्स को वैलिड चेक करें। तो ये भी आपका एक प्रॉब्लम है। टेबल ऐसे बना देता हूँ। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपके पास इस तरह का एक एग्जांपल और हो सकती है, और वो ये बात पूछी जा सकती है क्वेश्चन नंबर 2 में, शो दैट द रूल कौन सा रूल जो हमने डिस्कस किया है कई दफ़ा, इसका नाम है हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म इज़ वैलिड। तो अब आपने ये देखना है कि जो हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म है ये वैलिड है। ये है कि आपके पास ये रूल है आपके पास P इम्प्लाइज Q, और ये रूल है Q इम्प्लाइज R। तो जो कंक्लूजन आपके पास निकल कर आता है वो कंक्लूजन है P इम्प्लाइज R। ठीक है जी। तो आपने इसे प्रूव करना है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो आसान है इसको भी अटैम्प्ट करना, कोई मुश्किल नहीं है। ज़रा जल्दी से हम इसका ट्रुथ टेबल बना लेते हैं। तो क्या बनेगा? चूँकि इसके अंदर 3 इनपुट हैं तो ये बन जाएगा P Q एंड R। तो आपने क्या लेना है इसको? T F जी F, और ये आ जाएगा आपके पास F। यहाँ पर डबल के पेयर्स बना लें, यानी T F T F, और इसी तरीके से यहाँ पर T F T ये आपके पास आ गया। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है? P इम्प्लाइज Q देख लीजिए, जो अभी आपके पास प्रेमिसेस गिवन है, ये आ जाएंगे P इम्प्लाइज Q। तो P इम्प्लाइज Q का जो रिज़ल्ट है ये चेक कर लीजिए। P इम्प्लाइज Q, इसमें जो है वो T F जो है वो F हो जाएगा, बाकी सारे जो है वो आपके पास ट्रू हो जाएंगे। तो लिख लीजिए इसको P इम्प्लाइज Q। तो ये आ जाएगा आपके पास P इम्प्लाइज Q में ट्रू,
अच्छा जी, पी एन क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू में ट्रू हो जाएगा। अच्छा जी, ये भी ट्रू हो जाएगा। एंड देन आपके पास थर्ड हो जाएगा फॉल्स, एंड देन फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा आपके पास, और बाकी चारों ट्रू हैं। ट्रू 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 ट्रू। इसी तरीके से आप जो है वो यहाँ पर क्यू इम्प्लाइज आर कंप्यूट कर लें। क्यू इम्प्लाइज आर, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। इन केस अगर कोई एरर आपको दिखे तो ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। टी एफ टी टी टी, फिर एफ, और फिर बन जाएगा आपके पास टी एंड टी, और फाइनली आप जो है वो पी इम्प्लाइज आर के लिए चेक कर रहे हैं। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा टी एफ एफ टी 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 एंड टी। ठीक है जी, तो ये जो है वो आपने यहाँ पर इसको जो है वो सेट कर लिया। ये आपने इस तरह एक टेबल मैंने बना लिया, रफली बना लेते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा यहाँ पर जी। अब आप मुझे बताएं कि इनमें क्रिटिकल रॉज कौन कौन सी हैं। तो ज़रा क्रिटिकल को पॉइंट आउट करें। तो क्रिटिकल को पॉइंट ऑफ करने के लिए, जैसे ये है आपका प्रेमिसेस, ये आपका प्रेमिसेस है, और ये है आपका कंक्लूजन। तो प्रेमिसेस देखें कहाँ कहाँ पर आपको ट्रू मिलते हैं। तो प्रेमिसेस ये दो जगहों पर ट्रू है। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक हो गया। प्रेमिसेस और कहाँ ट्रू हैं, यहाँ पर आपको प्रेमिसेस ट्रू मिलते हैं, यानी ये क्रिटिकल रॉ है। सिमिलरली ये वाली क्रिटिकल रॉ है। सिमिलरली ये जो लास्ट है ये आपके पास क्रिटिकल रॉ है। अब आप इसका कंक्लूजन ज़रूर देखें कि कंक्लूजन आपको क्या मिलता है। तो कंक्लूजन में आप देखें कि यहाँ ट्रू है। ठीक है जी, कंक्लूजन में यहाँ भी ट्रू है, कंक्लूजन में यहाँ भी ट्रू है, और कंक्लूजन में यहाँ भी ट्रू है। तो यहाँ पर ये सारी बातें चूँकि ट्रू हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो आपके पास आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट एक वैलिड आर्गुमेंट है, यानी हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म जो है वो कौन सा आर्गुमेंट है, वैलिड आर्गुमेंट है। ठीक है जी, तो ये बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है। अच्छा, इसी तरीके से वो जो मॉडस पोनेंट का हमने रूल अभी लिखा है एग्जाम्पल में, क्वेश्चन को इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है कि आप क्या करें, शो दैट P एंड P implies Q is tautology। ये ट्यूटोलॉजी है आपके पास, ट्यूटोलॉजी फॉर मॉडस पोनेन। ऑफ कोर्स हमें पता है कि ये रूल जो आपके पास क्या है, मॉडस पोनेन। ठीक है जी, तो इस तरह ट्यूटोलॉजी भी आप बना सकते हैं। तो ट्यूटोलॉजी का आप ट्रुथ टेबल यहाँ पर आसानी से फॉर्म कर सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है आपके पास, चूँकि यहाँ पर तो इस तरीके से भी वैलिडिटी को चेक कर सकता है। तो दो ही इनपुट हैं, एक है P Q, तो पहले इनकी वैल्यूज़ असाइन कर लेते हैं, T F F T F T एंड F। अब फिर यहाँ पर आप इसको P इम्प्लाइज Q को फाइंड आउट कर लें। तो ये बन जाएगा P इम्प्लाइज Q, तो ये बन जाएगा T F का F T एंड देन T। फिर आप जो है वो यहाँ पर फर्स्ट प्रेमिसेस को कम्प्लीटली फाइंड आउट कर लें। तो जो फर्स्ट प्रेमिसेस है वो है P एंड ऑपरेटर अप्लाई किया गया है P इम्प्लाइज Q के लिए। तो यहाँ पर P मौजूद है और ये इनके दरमियान एंड ऑपरेटर आप अप्लाई कर दें। तो जब उस पर एंड अप्लाई करेंगे तो क्या रिज़ल्ट होगा, T कई दफ़ा बता चुका हूँ, बाकी ये तीनों जो है वो F हो जाएंगे, F एंड F। इसी तरीके से फाइनली आपके पास Q क्या है, मैं इसको री राइट कर रहा हूँ ताकि ज़रा मुझे बताना आसान हो जाता है। तो री राइट मैंने इसको कर लिया है और ये बन जाएगा आपके पास T F T एंड F। और फाइनली आपने यहाँ पर जो मिसाल के तौर पर, ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, उसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जो एक आपके पास रिज़ल्ट है, यानी इस वैल्यू को इम्प्लाइज करना है इसके साथ, तो फाइनली जो आपका रिज़ल्ट है वो T हो जाएगा, FF भी T होगा, FT भी T होगा और FF भी T होगा। तो अगर आप यहाँ पर नोट करें तो ये जो है वो आपके पास बन गई है ट्यूटोलॉजी। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट वैलिड है या इनवैलिड है। अगर इसमें से कोई एक रिज़ल्ट जो है वो आपके पास फॉल्स निकल आए तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो आपका आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट आपका इनवैलिड आर्गुमेंट है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो आपको इन्फेरेंसेस के रूल सिखाए हैं ये सब ट्यूटोलॉजी बताते हैं। ठीक है जी, सबसे ट्यूटोलॉजी जनरेट होती है। तो आप इसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं, यानी ट्रुथ टेबल से चेक कर सकते हैं, यानी ट्यूटोलॉजी बना कर भी चेक कर सकते हैं, और इसका जो बेसिक ट्रुथ टेबल है उससे भी आप इसको चेक कर सकते हैं।
तो बहुत सिंपल है, बिल्कुल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। वो जो तमाम के तमाम रूल्स मैंने लिखे हैं उनके लिए आप इसको चेक कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स आपके लिए है, आप इसको खुद ट्राई कीजिएगा और अगर इन केस कोई मुश्किल होगी तो ज़रूर मुझसे डिस्कस कीजिएगा। ये मॉडस टॉर्न का रूल है। मॉडस टॉर्न शो दैट द रूल ऑफ मॉडस टॉलन इज़ वैलिड। मॉडस टॉलन आपके पास क्या है? P implies Q, negation Q, आंसर क्या जनरेट होगा? negation P। कैसे करना है? by using truth table। तो इसको आप ट्रुथ टेबल से प्रूव कर चेक कीजिएगा। इसी तरीके से आप ये जो आप उसको सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरीके से जो मॉडस टॉलन का आपके पास रूल है उसको आप जो है वो इसकी ट्यूटोलॉजी बनाकर भी देख सकते हैं। एक और एग्जांपल है, कहते हैं आपसे कि show that the rule of simplification is valid। सिंप्लीफिकेशन, अब ये सिंप्लीफिकेशन का रूल क्या है? P and Q, और जब आप इसको कंक्लूड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास P और आंसर आ जाएगा ट्रू Q। ये करना है बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। तो यहाँ पर भी आप इसको चेक कीजिएगा और सिंप्लीफिकेशन के रूल की ट्यूटोलॉजी बनाकर भी आप ट्राई कीजिएगा। मैं ऊपर एक एग्जांपल आपको दे चुका हूँ, तो आप उसको चेक कीजिएगा। ट्यूटोलॉजी कैसे बनेगी? P and Q implies P is ट्यूटोलॉजी फॉर सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन रूल, तो सिंप्लीफिकेशन रूल के लिए ट्यूटोलॉजी है, ये भी आपने प्रूव करनी है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहते हैं कि शो दैट द रूल ऑफ कंजंक्शन इज़ वैलिड। शो दैट द रूल ऑफ कंजंक्शन इज़ वैलिड। तो इसको आप जो है ट्रुथ टेबल से भी चेक कीजिएगा, बाय ट्रुथ टेबल एंड बाय ट्यूटोलॉजी। ठीक है, तो रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को जितने भी रूल्स वहाँ पर लिखवाए हैं वो, तो ये है क्या, मैं लिख देता हूँ P Q और ये बन जाएगा P एंड Q। तो इसकी ट्यूटोलॉजी भी बनानी है आपने और आपने जो है वो इसको चेक भी करना है। इसी तरीके से एक ये हैं बेसिकली कुछ रूल्स। एक और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, जिसे कहते हैं, कभी कभी ये भी यूज़ में आ जाती है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन लॉ। शो दैट रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ वैलिड। अभी जो रूल ऑफ एब्जॉर्प्शन है ये क्या है? ये है P implies Q and P implies P and Q। तो इसका जो कंक्लूजन है आपके पास इसका जो कंक्लूजन है आपके पास, वो कंक्लूजन आपके पास बनकर आता है P implies Q implies ब्रैकेट P implies P and Q। तो अब आपने ये बताना है कि जो इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जो है वो ट्यूटोलॉजी है। तो यहाँ पर आपने प्रूफ करना है बाय ट्यूटोलॉजी। ठीक है जी, तो सिंपली इसको ट्रुथ टेबल बनाना है और ट्यूटोलॉजी से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर के अंदर मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस की हैं, जिसके थ्रू आप रूल ऑफ इन्फेरेंसेस को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और उम्मीद है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की अपडेट मिल सकें। तो चलें, आज का लेक्चर हम यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।